हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पहली बार भारत ने यूक्रेन से जुड़े मसले पर यूएनएससी में रशिया के खिलाफ किया है मतदान। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे दरअसल क्या है मामला, क्यों भारत ने पहली बार दोस्तों रशिया के खिलाफ जाकर के ये मतदान किया है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ बताने वाले हैं, और इसी बीच बताएंगे जहाँ पर दुनिया को भारत की ताकत का हुआ एहसास। अमेरिका ने कहा इंडिया हमारा महत्वपूर्ण भागीदार। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जब पुतिन के फैसले के कारण जापान ने अपनी कसम तोड़ दी दोस्तों, अब उठाने जा रहा है परमाणु शक्ति का ये सबसे बड़ा कदम दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों अपने भारत का विकास आप देखना चाहते हैं और देखते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में दोस्तों अपना भारत नंबर 1 देश कहलाएगा हर मामले में। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने यूक्रेन से जुड़े मसले पर यूएनएससी में पहली बार रशिया के खिलाफ किया मतदान। वॉशिंगटन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में यूक्रेन के विषय पर हुए एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान बुधवार को पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की 15वीं सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। रशिया की सेना ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से यूक्रेन के मामले पर भारत ने पहली बार रशिया के खिलाफ मतदान किया है दोस्तों। अभी तक नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मामले से बचता रहा है, जिससे अमेरिका समेत पश्चिमी देश नाखुश हैं दोस्तों। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक और अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बता दें भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रशिया के हमले की निंदा नहीं की है दोस्तों। नई दिल्ली ने रूस और यूक्रेन से कूटनीति और वार्ता के मार्ग पर लौटने की कई बार अपील की और दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के सभी कूटनीतिक प्रयासों में सहयोग व्यक्त किया है दोस्तों। गौरतलब है कि भारत 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य यानी टेम्परेरी सदस्य है दोस्तों, और उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होगा। बता दें सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए बुधवार को एक बैठक की। जैसे ही बैठक शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र में रशिया के राजदूत वासिली ए नेम्बेजिया ने वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में जेलेंस्की की भागीदारी के संबंध में एक प्रक्रियात्मक वोट कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद इसके पक्ष में 13 सदस्यों ने वोट किया, जबकि रूस से इस निमंत्रण के खिलाफ मत दिया और चीन ने वोट नहीं दिया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में भारत ने अपने रुख को न्यूट्रल रखते हुए दोस्तों ये जवाब दिया है। ऐसे में आपकी जो भी राय और भारत के इस फैसले का अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका ने कहा इंडिया हमारा महत्वपूर्ण भागीदार है, दुनिया को भारत की ताकत का हुआ एहसास। जी हाँ, भारत भले ही दे रहा है रूस का साथ, लेकिन अमेरिका का महत्वपूर्ण पार्टनर है। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने खुद ये बयान दिया है दोस्तों। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत व अमेरिका भले ही अपने अपने राष्ट्रीय हितों के तहत काम कर रहे हो, लेकिन अमेरिका भारत को अपना अपरिहार्य साझेदार मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जॉन पेरे ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम मानते हैं कि भारतीय साझेदार अपरिहार्य हैं। अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की हमारी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, प्रेस सचिव यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में दूरी आने के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि आपने राष्ट्रपति को ये कहते हुए सुना है कि कानून का शासन और मानव स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पुतिन के फैसले के कारण जापान ने अपनी कसम तोड़ी। जी हाँ, फिर से परमाणु शक्ति बनने की राह पर देश। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को कहा है कि जापान यूक्रेन युद्ध संकट से जुड़ी बढ़ती आयातित ऊर्जा लागत से निपटने के लिए देश के परमाणु ऊर्जा उद्योग को पुनर्जीवित करेगा। जी हां, 2011 के फुकुशिमा आपदा के बाद सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के कारण कई परमाणु रिएक्टरों को निलंबित करने के बाद इस तरह का कदम विवादास्पद साबित हो सकता है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से तिलमिलाया ग्लोबल टाइम्स, कहा भारत ने चीन के हिस्से पर कर लिया है कब्जा। जी हां, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने इस बात की जानकारी दी। किशिदा ने कहा है
कि रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ती ऊर्जा लागत ने जनता की राय को बदल दिया है। कई देशों की तरह जापान, जो कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखता है, अपनी ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में एक दशक बाद देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर नीति में बदलाव किया जा सकता है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन के खिलाफ ताइवान के कड़े तेवर, राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा कि दुश्मन को चुकानी होगी भारी कीमत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा ताइपे की यात्रा के बाद पिछले एक महीने में ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, पेलोसी की यात्रा के बाद चीन द्वारा ताइवान के निकट युद्धाभ्यास के बाद ताइवान के तेल रर भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मंगलवार को 6 दशक पहले चीन और ताइवान के बीच हुए युद्ध की बरसी पर ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा है कि ताइवान अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमला करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। चीन ताइवान के बीच हुए युद्ध में ताइवान की सेना ने चीनी हमलावरों को हराया था। दोस्तों, राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने सैनिकों से मुलाकात की और अगस्त 1958 के अंत में चीनी और ताइवान के बीच हुए युद्ध में सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सैनिकों ने ताइवान की रक्षा की है और दुनिया को यह संदेश दिया है कि कोई भी खतरा ताइवान के लोगों के दृढ़ संकल्प को हिला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि दुश्मन को यह समझने देना है कि ताइवान के पास देश की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प और तैयारी है, उसके साथ साथ अपनी रक्षा करने की क्षमता भी है। जी हां दोस्तों, इंग-वेन ने कहा कि ताइवान पर हमला करने या हमला करने का प्रयास करने के लिए भारी कीमत चुकानी होगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसकी कड़ी निंदा की जाएगी। जी हां दोस्तों, क्या लगता है आपको, ताइवान चाहे कितना भी छोटा देश क्यों ना हो दोस्तों, उसका मनोबल चीन से भी बड़ा है? मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रशिया ने रेलवे स्टेशन पर दागी मिसाइल, 22 की मौत, 50 जख्मी। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि बुधवार को स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूसी स्ट्राइक में 22 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 50 लोग जख्मी हो गए। व्लादिमीर जेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित कर रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इससे पहले मंगलवार को आशंका जताई थी कि स्वतंत्रता दिवस पर रशिया कोई बर्बर कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यूक्रेन में रशिया के कब्जे वाले डोनेट्स्क से करीब 145 किलोमीटर दूर छोटे शहर चेपलिन में ट्रेन पर रॉकेट से हमला हुआ और इस हमले में ट्रेन की 4 बोगियों में आग लग गई। दोस्तों, आप ये फोटोज देख भी पा रहे होंगे क्या स्थिति हो चुकी है दोस्तों इससे ट्रेन की। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत जापान के बीच अगले महीने हो सकती है 2+2 वार्ता। टोक्यो जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जी। जी हां, भारत और जापान के बीच जल्द ही 2+2 वार्ता होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वार्ता टोक्यो में आयोजित होगी। वार्ता में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने टोक्यो जाएंगे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि दोनों पक्षों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 2+2 वार्ता 8 सितंबर को आयोजित करने की योजना है। ये संवाद जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आने के 5 महीने बाद होने जा रहा है। दोस्तों, नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन में किशिदा ने अगले 5 साल के दौरान भारत में 5000 अरब येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह जी को और जयशंकर जी को दोस्तों हैप्पी जर्नी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर चीन ने अमेरिका को दी सीधी धमकी, साउथ चाइना सी में दिखाई जंगी ताकत। जी हां दोस्तों, ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका अब तक के सबसे बड़े टकराव के दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि ताइवान का सवाल पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है। चीनी नेवी ने साउथ चाइना सी में ड्रिल के दौरान अपनी ताकत दिखाई है। दोस्तों, चीन की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। अब चीन ने अमेरिका को सीधे तौर पर फिर एक बार धमकी दी है। चीन लगातार ताइवान की मदद करने वाले देशों को धमका रहा है। चीन ने अमेरिका के बाद कनाडा को भी धमकी दी है। दोस्तों, चीन की तरफ से कहा गया है कि वो ताइवान पर किसी भी तरह का दखल मंजूर नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में।
में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।